मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं संदीप शर्मा व्याख्याता वाणिज्य सभी विद्यार्थियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। चैप्टर नंबर चल रहा है अपना 4, जिसमें आपका जो टॉपिक है फर्म का समापन, उससे रिलेटेड जो भी कुछ महत्वपूर्ण जो जानकारियां जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, उस पर आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। जो भी विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे द्वारा जब भी आपको एजुकेशनल और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जब भी कोई वीडियो या ऐसा कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे साथियों के लिए ज्ञानवर्धक हो सकता है, उनके नॉलेज को बढ़ा सकता है, वो तमाम जानकारियां हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही नॉलेजेबल चैनल है जो आपके ज्ञान को वृद्धि करने में बहुत ही ज़्यादा सहयोग करेगा। तो ये काम आपको अवश्य करना है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। कुछ और महत्वपूर्ण जो जानकारियां जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो स्टार्ट करेंगे बिना कोई समय जाहिर किए, क्योंकि सीधी बात नो बकवास वाली थीम पर अपन काम कर रहे हैं और डायरेक्टली अपन टॉपिक पर बात है वो करेंगे। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें अपन कर रहे हैं व्यक्तिगत ऋण और फर्म के ऋण से रिलेटेड जो भी बातें हैं उस पे आज सेशन में चर्चा करेंगे। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से एक कंपनी का, एक फर्म का समापन होता है। तो फर्म का समापन होते ही सबसे पहले फर्म द्वारा कौन से दायित्वों का भुगतान किया जाएगा और साथ में संपत्तियों को बेचने से जो राशि प्राप्त होगी उसका किस किस तरीके से उपयोग किया जाएगा। ये चर्चा हमने पिछले सेशन में की थी। जो विद्यार्थी जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है उसका लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उस लिंक के माध्यम से वो सारी जानकारियां आप जुटा सकते हैं। ठीक है, आज के सेशन में चर्चा करेंगे कि एक तो पर्सनल ऋण होता है और एक फर्म का ऋण होता है। तो इनके बारे में जो भी आपके समायोजन होंगे वो आपको किस तरीके से करने, अब इस पे हम चर्चा करेंगे। इसमें क्या दिख रखा है वो थोड़ी सी अपन जानकारी ले लेते हैं कि जब साझेदारों के व्यक्तिगत ऋण तथा फर्म के ऋण साथ साथ होते हैं तो वहां अधिनियम की धारा है वो कौन सी लागू होती है, 49 लागू होती है। तो धारा महत्वपूर्ण है कि जब व्यक्तिगत ऋण और फर्म का ऋण साथ साथ होते हैं तो वहां पर जो आपकी धारा 49 है वो लागू होते हैं। और उसके नियम है वो कौन कौन से हैं। पहला देखो, ये नियम क्या है कि फर्म की परिसंपत्तियों का प्रयोग सर्वप्रथम फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए किया जाएगा। क्या किया जाएगा? फर्म की जितनी भी जो असेट्स है, फर्म की जितनी भी जो असेट्स है उनका प्रयोग सर्वप्रथम फर्म के ऋणों का भुगतान के लिए किया जाएगा। तो देखो ऋण दो गए ना, एक तो फर्म का ऋण और एक व्यक्तिगत ऋण। तो पहले भुगतान कौन सा किया जाएगा? फर्म के ऋण का भुगतान किया जाएगा। तथा आधिक्य राशि यदि कोई हो तो साझेदारों में उनके दावों के अनुसार विभाजित होगी और जिसका उपयोग अनेक निजी दायित्वों के भुगतान के लिए किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, धारा 49 के तहत व्यक्तिगत ऋण और फर्म का ऋण, तो ये आपको ध्यान में रखना है। धारा 49 है वो ये कहती है कि जब भी व्यक्तिगत ऋण और फर्म के ऋण की बात आती है तो पहले जब फर्म का समापन होता है तो पहले फर्म का ऋण है वो चुकाया जाएगा। क्या किया जाएगा? फर्म का ऋण है वो चुकाया जाएगा। और फर्म का ऋण चुकाने के बाद उन साझेदारों का जिन्होंने पर्सनली रूप से फर्म को ऋण दे रखा है उसको आनुपातिक जो अधिक की राशि होगी वो किस अनुसार होगी? आनुपातिक होगी, है ना। उनके दायित्वों का भुगतान साझेदारों के मध्य अनेक निजी दायित्व कितने भी हो सकते हैं जो पर्सनल लायबिलिटीज होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए हो सकती है कि व्यक्तिगत ऋण है उनके पहले, यानी उनसे पहले
फर्म के जो ऋण है उनका भुगतान आपको करना है धारा 49 के तहत। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या कहता है कि साझेदार के निजी परिसंपत्तियों का उपयोग सर्वप्रथम उसके निजी ऋणों के भुगतान के लिए किया जाएगा। साझेदार की जो निजी एसेट्स है जो फर्म में थी, उनको अगर आप बेच रहे हो तो उनका भुगतान आप क्या करते हो, उनके जो साझेदार है उनका जो पर्सनल लोन है उसको चुकाने के लिए आपको काम में लेना है। और शेष राशि अगर है तो उसका उपयोग फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए किया जाएगा। उस स्थिति में होगा जब फर्म के दायित्व फर्म की परिसंपत्तियों से अधिक है, यानी आपकी परिसंपत्तियां कम है और आपके लायबिलिटीज ज्यादा है, तो वहां पर यह स्थिति अप्लाई होगी। अगर किसी साझेदार की निजी संपत्ति है तो उससे पहले उसके निजी ऋणों का भुगतान होगा और उसके बाद फर्म के ऋणों का भुगतान है वो किया जाएगा। तो दो कंडीशन है और दोनों ही कंडीशनों का अलग अलग है वो आपका तरीका होगा उसको हल करने का। ठीक है, अगर सामान्य रूप से फर्म के पास कोई संपत्ति है तो उसके लिए फर्म के ऋण है उनका भुगतान किया जाएगा, और अगर निजी संपत्तियां तो उनके लिए पहले उसके जो पर्सनल जो लोन है, पर्सनल जो ऋण है साझेदारों के, उनका भुगतान किया जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी बात? यहां तक क्लियर है ना? तो ये चीज आपको थ्योरेटिकल रूप से ये इंपॉर्टेंट है ना? ये इंपॉर्टेंट कब है? जब आपसे इस चैप्टर में थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस चैप्टर में से लगभग 6 नंबर के क्वेश्चन है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने हैं। इसके अलावा यहां से कंपटीशन एग्जाम में भी क्वेश्चन है वो बनते हैं, है ना? पार्टनरशिप बुक्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है ना? इसमें से प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती नहीं, बनते भी हैं। चाहे यूजीसी नेट की एग्जाम हो, जूनियर अकाउंटेंट हो, स्कूल लेक्चरर हो, कोई भी बड़ी एग्जाम होती है तो वहां पर पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है वो जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं आगे। आगे देखो, लेखांकन व्यवहार किस तरीके से आपको एंट्रियां करनी होती है, कब? फर्म के विघटन पर। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब साझेदार प्रवेश करता है और साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या मृत्यु होती है तो वहां पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो ओपन करना होता है। लेकिन जब फर्म का समापन होता है तो वहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, वहां पर आपका कौन सा अकाउंट ओपन होता है? रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होता है, वसूली खाता ओपन होता है जो नाम मात्र खाते की प्रकृति का होता है और उसको ओपन किया जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि जब फर्म का विघटन होता है तो फर्म की पुस्तकें बंद की जाती हैं। तो निश्चित सी बात है कि जब फर्म का विघटन होगा तो फर्म की सभी पुस्तकें वो क्या कर दी जाती है? बंद कर दी जाती है, और जो संपत्तियां हैं उनकी वसूली की जाती है। जितनी भी आपकी संपत्तियां हैं उनको आप बेचोगे और बेचने से आपको क्या होगी? वसूली होगी, और साथ में दायित्वों का भुगतान किया जाता है, और दायित्वों का भुगतान करने के पश्चात होने वाली हानि या लाभ की गणना की जाती है कि भाई अपने पास कितनी संपत्तियां थी, अपने पास कितनी संपत्तियां थी और कितने दायित्व। अगर अपने पास संपत्तियां कम है और दायित्व ज्यादा है तो अपने को क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। और अगर अपने पास संपत्तियां ज्यादा है यानी संपत्तियों से वसूली है वो अमाउंट ज्यादा है और दायित्वों का भुगतान कम है तो अपनी स्थिति में लाभ हो जाएगा। तो ऐसे अपन लाभ हानि की गणना कर सकते हैं, और इसके लिए अपन को एक खाता तैयार करना होता है जिसे हम वसूली खाता या रियलाइजेशन अकाउंट कहते हैं। क्या कहते हैं? वसूली खाता कह दो या रियलाइजेशन अकाउंट है वो तैयार किया जाता है। इस खाते के माध्यम द्वारा परिसंपत्तियों से वसूली तथा दायित्वों के भुगतान के पश्चात जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रभाव दिखता है, नेट प्रॉफिट दिखता है, लाभ या हानि होती है का निर्धारण करके साझेदारों के पूंजी खातों में उसके लाभ विभाजन अनुपात में स्थानांतरित किया जाता है। जब अपने पास वसूली खाते का बैलेंस आ जाता है कि हमें लाभ हुआ या हानि हुई, सीधी सी बात है, वसूली खाता अगर क्रेडिट ज़्यादा हो रहा है इसका मतलब हमें लाभ हुआ है, और रियलाइजेशन अकाउंट अगर डेबिट ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब हमें लॉस
हुआ है, और उसके लिए अपन क्या करते हैं, उस लाभ को कौन से खाते में ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। इस चैप्टर में आपको मुख्य रूप से 3 अकाउंट बनाने होते हैं, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और तीसरा आपका है बैंक अकाउंट। ये अकाउंट आपको तैयार करने होंगे इस चैप्टर में। पहले वाला जो चैप्टर था अपना, चैप्टर नंबर 2 और 3, उसमें रियलाइजेशन की जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता था, और वो भी नाम मात्र खाते की प्रकृति का होता था। यहाँ पर भी पार्टनर कैपिटल है, उसमें भी पार्टनर कैपिटल था। यहाँ पर अपने को क्योंकि फर्म का समापन हो जाता है, और जब फर्म का समापन होता है तो वहां पर बैलेंस शीट न बन के कैश या बैंक अकाउंट है वो आपको तैयार करना होता है। तो परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि फर्म के समापन पर खोले जाने वाले खातों के नाम बताइए। तो फर्म के समापन पर आपका रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट ओपन किया जाता है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन है वो परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है, और साथ ही कंपटीशन एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है कि भाई फर्म का जब समापन होता है तो उस समय कौन से खाते खोले जाते हैं, नया साझेदार प्रवेश करता है तो उस समय कौन से खाते खोले जाते हैं, साझेदार अवकाश ग्रहण करता है या साझेदार की मृत्यु होती है तो उस समय कौन से खाते हैं वो खोले जाते हैं। ये तमाम जो जानकारियां हैं वो आपसे बोर्ड परीक्षा में ली जा सकती है, इसलिए आपको बहुत ही धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ है वो सारी चीज है वो आपको क्लियर करनी है। विद कंसेप्ट आप क्लियर करोगे तो किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना। बढ़े आगे। अब देखो ये चीज आपको समझनी होगी, लेखांकन व्यवहार है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को अकाउंटेंसी किससे रिलेटेड होती है, एंट्रियों से रिलेटेड, जर्नल एंट्रियों से रिलेटेड। और जर्नल एंट्रियां अगर आपको परफेक्ट रूप से आती है तो फिर आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है, बशर्ते आपको जर्नल एंट्रियां हैं वो सही तरीके से विद कंसेप्ट आनी चाहिए, और अगर वो आती है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखो यहाँ तक अपने लेखांकन व्यवहार तक पढ़ लिया है, आप समझ गए होंगे कि भाई जब फर्म का विघटन होता है तो संपत्तियों को बेचा जाएगा, और संपत्तियों को बेचने से जो राशि प्राप्त होगी उससे दायित्वों का भुगतान किया जाएगा, है ना। और दायित्वों का भुगतान करने से जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। अब इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि अपन को यहाँ पर जब वसूली खाता खोल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में अपने को क्या करना है कि जितनी भी अपनी संपत्तियां और दायित्व हैं उन सब को किस में ट्रांसफर कर देना है, वसूली खाते में ट्रांसफर कर देना है। दायित्व में आपको रिजर्व है और कैपिटल छोड़नी है, बाकी सब का ट्रांसफर कर देना है। और असेट्स में आपको कैश, बैंक, है ना, कैश, बैंक और जो कृत्रिम संपत्तियां है ना उनको छोड़ना, बाकी सब को किसके ट्रांसफर कर देना, आपको वसूली खाते में ट्रांसफर कर देना है। ठीक है। अब देखो इन सूचनाओं के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जो बोर्ड का पैटर्न है उसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, रिक्त स्थान भी होंगे, वन लाइनर भी होंगे, टू लाइनर भी होंगे और बड़े क्वेश्चन भी होंगे, है ना। इसलिए अपन हर वो पॉइंट है वो जानने का प्रयास करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिट वाला हो सकता है। ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और है कि इसमें आगे क्या दे रखा है कि सभी परिसंपत्तियां जिसमें आपके कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और काल्पनिक परिसंपत्तियों के अतिरिक्त, है ना, टोटल असेट्स है, ये टोटल असेट्स है। पर उस टोटल असेट्स में आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और काल्पनिक संपत्तियों को छोड़कर और बाह्य दायित्वों को इस खाते में हस्तांतरित किया जाता है। जितने भी जो आउटसाइडर लायबिलिटीज है वो भी आपकी किस खाते में ट्रांसफर होंगी, आपकी वसूली खाते में ट्रांसफर होंगी। किस में ट्रांसफर होंगी? वसूली खाते में ट्रांसफर होंगी। यह खाता परिसंपत्तियों की
जो भी बिक्री है परिसंपत्तियों की बिक्री क्या होगा, परिसंपत्तियों की बिक्री दायित्वों का भुगतान और वसूली व्यय का अभिलेखन करता है। क्या करेगा, इसमें आपकी जो परिसंपत्ति है उनकी बिक्री होगी, दायित्वों का भुगतान होगा और जो आपके रियलाइजेशन व्यय है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेज है, उनकी प्रविष्टि है वो इसमें की जाएगी। इस खाते के शेष को वसूली पर लाभ या हानि कहा जाता है। इसका जो भी बैलेंस आएगा उसको हम क्या कहेंगे, वसूली पर लाभ या हानि, जो कि साझेदारों के पूंजी खाते में इसके लाभ विभाजन अनुपात में हस्तांतरित किया जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी, कि वसूली खाते में अपन को क्या ट्रांसफर करना है। तो वसूली खाते में टोटल असेट्स, जिसमें आपके कैश एट बैंक, कैश इन हैंड और जो कृत्रिम संपत्तियां, काल्पनिक संपत्तियां, उनको छोड़कर बाकी जितनी भी आपकी संपत्तियां हैं उसको आपको कौन से खाते में ट्रांसफर करना है, वसूली खाते में ट्रांसफर करना है। और जो आपके बाह्य दायित्व है, आउटसाइड लायबिलिटीज है, उनको भी आपको वसूली खाते में ट्रांसफर कर देना है। और ट्रांसफर कर देने के बाद अगर कोई वसूली का कोई एक्सपेंसेज है तो उसका भी अपने को भुगतान कर देना है। और उसके बाद अपन बैलेंस देखेंगे तो अगर रियलाइजेशन क्रेडिट ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है ना, तो उसके पार्टनर कैपिटल के बाई साइड में दर्शाया जाए, यानी बाई साइड, है ना, बाई साइड दर्शाया जाएगा। और अगर अपने को लॉस होता है तो वो पार्टनर कैपिटल के टू साइड में दर्शाया जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं आगे। अब देखो अपने पास ये आता है रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। ये चीज अपन ने जो जो चर्चा की है ना, उसके आधार पर ही ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा, है ना। अब इस रियलाइजेशन अकाउंट में क्या चीज नहीं है ये अपने को जानना है। ये वसूली खाता आपको बनाना पड़ेगा। ये इसका फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। ठीक है, अब देखो अगर डायरेक्टली अपन मान लेते हैं कि ये चीज है वो टू साइड में आएगी और ये चीज है बाई साइड में आएगी। एक तो ये तरीका हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि अपन उनको ट्रांसफर करें, है ना। जैसे जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, है ना, इन सब को किस में ट्रांसफर करना, आपको वसूली खाते में ट्रांसफर करना है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू इंटेंजिबल एसेट्स, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीन, टू फर्नीचर, टू बीआर, टू सन्ड्री डेटर्स। ये सारी की सारी यहां तक की संपत्तियां हैं, उन सब को किस में ट्रांसफर किया है, रियलाइजेशन अकाउंट में। आप सब जानते हो कि जब अपनी संपत्तियों में वृद्धि होती है तो डेबिट करते हैं और कमी होती है तो अपन क्रेडिट करते हैं। तो संपत्तियों में कमी हो रही है क्योंकि अब इन संपत्तियों को कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, वसूली खाते में। तो ऐसी कंडीशन में आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट या टू इंटेंजिबल एसेट्स, टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीन, टू फर्नीचर, टू बिल रिसीवेबल, टू डेटर्स। ये प्रविष्टियां हो जाएगी संपत्तियों को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की। उसी तरीके से जो दायित्व है उनको भी ट्रांसफर करना है। तो आप सब जानते हैं कि दायित्व में वृद्धि होगी तो क्रेडिट होगा और दायित्व में कमी होगी तो डेबिट होगा। अब अपन जब दायित्वों को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में दायित्व में कमी होगी, है ना। कमी होगी तो एंट्री क्या होगी, क्योंकि दायित्व में वृद्धि होती है तो क्रेडिट करते हैं और कमी होती है तो डेबिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी, बैंक लोन अकाउंट डीआर, सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डीआर, बिल पेबल अकाउंट डीआर, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डीआर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डीआर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डीआर, टू रियलाइजेशन। टू रियलाइजेशन है तो इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, तो दो प्रविष्टियां हो गई, एक तो संपत्तियों को वसूली खाते में ट्रांसफर करने की और एक दायित्वों को वसूली खाते में ट्रांसफर करने की। अब मैंने आपको बताया था कि जितनी भी जो संपत्तियां उनसे राशि प्राप्त होगी, है ना, आपने
वसूली खाते में डाल दिया। वसूली खाता एक तरीके से आपके पास एक टोकरी के रूप में काम करता है। आपने सारी संपत्तियां वसूली खाते में डाल दी, अब उन संपत्तियों को वहां से बेचोगे तो जो पैसे प्राप्त होंगे वो भी आपके वसूली खाते में ही वापस आएंगे। तो जब उन संपत्तियों को बेचोगे और बेचने से जो पैसे प्राप्त होंगे तो अपन एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट टू रियलाइजेशन, है ना, टू रियलाइजेशन करेंगे। तो अपने पास इन संपत्तियों को बेचने से पैसे प्राप्त होंगे तो कैश या बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन, तो ये तो अपनी दायित्व वाली होगी, और ये होगी कैश या बैंक अकाउंट या टू रियलाइजेशन, ये पैसे प्राप्त होने की। इसके बाद रियलाइजेशन में जब अमाउंट आ जाती है तो अपने को क्या करना है, समस्त दायित्वों का भुगतान करना है। एक चीज आपके क्लियर हो गई होगी, ये चीज पहले भी मैंने बता दी है कि संपत्तियों को बेचने से जो राशि प्राप्त होगी उस राशि का प्रयोग जो फर्म है वो दायित्व के भुगतान के रूप में करेगी। तो अब इन दायित्वों का भुगतान किया जाएगा, तो सीधी सी बात है, जब पैसे रियलाइजेशन में आ रहे हैं तो भुगतान भी रियलाइजेशन खाते से ही करना है। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट या टू कैश या बैंक, तो ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट है तो उसको भी रियलाइजेशन में अनरिकॉर्डेड भी हो सकता है। अगर कोई आपका अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, विनियोग है, तो उसको भी अपन ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री होगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट या टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अब इन सब का टोटल करने के बाद अपन इसका क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे। अगर ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना, ये क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट का में, तो ये आएगा टू पार्टनर कैपिटल। क्या आएगा, टू पार्टनर कैपिटल। इसमें जो जो पार्टनर होंगे ए बी सी, उनके मध्य बांट दिया जाएगा। और अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब लॉस होगा, और यहाँ लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल। जो भी आपके ए बी सी जो भी पार्टनर होंगे उनके मध्य है वो बांट दिया जाएगा। ठीक है। तो देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से कि भाई वसूली खाता किस तरीके से तैयार किया जाता है, क्या इसका प्रारूप हो सकता है, एंट्रियां भी आपसे पूछी जा सकती है कि भाई टू साइड में कौन सी मध्य आएंगी, बाई साइड में कौन सी मध्य आएंगी, ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। साथ में एक विशेष ध्यान भी रखना है कि दायित्वों के बारे में कहा जाए या नहीं कहा जाए, दायित्वों का फर्म को हमेशा भुगतान करना ही पड़ेगा, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हो सकता है कि परीक्षा में आपसे ये नहीं कहा जाए कि भाई दायित्वों का भुगतान करना है या नहीं करना, फिर भी आपको जितनी भी जो लायबिलिटीज है उनका भुगतान आपको करना पड़ेगा। और साथ में वसूली व्यय से संबंधित अगर कोई अमाउंट है तो उसका भी भुगतान है वो आपको करना पड़ेगा। उसकी एंट्री है वो ऑटोमेटिक एंट्री के रूप में आपको करनी है। ठीक है। ठीक है। अब बताओ, देखो यहां तक जिन जिन विद्यार्थियों के समझ में आ गया है वो फटाफट रिप्लाई करें, कहां तक आपको समझ में आ गया, है ना। ये फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेकंड और थर्ड चैप्टर में आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट था तो दोनों में सेम था, लेकिन फोर्थ में आते ही अपने पास क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट आ जाता है। और रियलाइजेशन अकाउंट है जो वसूली खाता है, नाम मात्र खाते की प्रकृति का होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा भी जा सकता है। ठीक है। अब बताओ, देखें तो ये आज का एक अपना छोटा सा सेशन जिसमें हमने कुछ और महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो आपके बीच साझा की है। निश्चित रूप से जो विद्यार्थी लगातार पढ़ रहे हैं और हाफ ईयरली तक लगातार पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें बोर्ड एग्जाम में बढ़िया बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है। तो देखो आज के सेशन में शानदार ये सेशन था और निश्चित रूप से आपने हैंड्स नोट भी तैयार किए होंगे। जिन विद्यार्थियों ने नहीं किए हैं वो फटाफट है वो हैंड्स नोट तैयार करना शुरू कर दे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या कंपटीशन एग्जाम की, क्योंकि हैंड्स नोट है वो आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं। ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।